आप सब ने स्टोरीज तो सुनी ही होंगी, कैसे अमेरिका ने एक बार ईरान में तख्ता पलट करके एक ऐसा लीडर बैठाया जिसको वो पूरी तरह कंट्रोल कर सके। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out और कैसे फिर 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने इस अमेरिकन गेम को जमीन में दफन कर दिया। लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि अमेरिका फिर से वही पुरानी कहानी दोहराने की तैयारी में है। Thank you very much. ईरान का प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मोसाद, एक डेमोक्रेटिक लीडर जो अपनी आवाम के लिए लड़ रहा था। उसने ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। बोला ईरान का ऑयल ईरान के लोगों का है। लेकिन ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को हजम नहीं हुई, तो CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स चलाया और मोसाद की सरकार को गिराकर मोहम्मद रेजा पहलवी यानी शाह ऑफ ईरान को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। शाह एक पपेट लीडर था, वेस्टर्न पावर्स के इशारे पे चलता था। लोगों के फंडामेंटल राइट्स दब गए, लेकिन हर जुल्म की एक एक्सपायरी डेट होती है। फिर आई 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन। औरत, नौजवान, बुढ़े सब सड़कों पे थे। लीडर थे आयतुल्लाह खोमेनी। उनका विजन क्लियर था, ईरान को फिर से अपना बनाना है। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका ने उसे शरण दी और वहीं से शुरू हुई ईरान अमेरिका दुश्मनी की असली कहानी। उसी गुस्से में स्टूडेंट्स ने तेहरान में US एम्बेसी को कैप्चर कर लिया। 52 अमेरिकन को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाए रखा। तब से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के बीच ऑफिशियली कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। ये जो मॉडल है, पहले कंट्री को अनस्टेबल करो, फिर एक ऐसे लीडर को पावर में लाओ जो अमेरिका के लिए काम करे। ये मॉडल अमेरिका अफगानिस्तान 2001, इराक 2003 और लीबिया में 2011 में अप्लाई कर चुका है। और फिर बांग्लादेश में जब शेख हसीना अमेरिका के इशारों पे चलने के लिए तैयार नहीं थी, तो वहाँ भी अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस से तख्ता पलट करवा दिया। Thank you very much. और आज बांग्लादेश में भी अमेरिका का पपेट राज करता है। इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का झूठा बहाना बनाया गया। ये एक बहाना था डेमोक्रेसी प्रमोट करने का, जबकि सच ये था कि अमेरिका अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फायदा उठाना चाहता था और मिडिल ईस्ट में अपना नया पपेट लीडर बिठाना चाहता था। अफगानिस्तान में भी तालिबान के खिलाफ वार के नाम पर पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया, लेकिन हर जगह रिजल्ट वही, देश बर्बाद, लोग मारे गए और अमेरिका ने अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा उठाया। अमेरिका अपने मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए अपने इमेज को हमेशा क्लीन कर लेता है, लेकिन उसकी सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है। आज ईरान एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है। इसके पास ऑयल रिजर्व्स दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट हैं और इसकी एक और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसका कंट्रोल या प्रभाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है, दुनिया का सबसे अहम ऑयल चेक पॉइंट है। हर दिन ग्लोबल क्रूड ऑयल का लगभग 20% और LNG का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इसकी नैरोनेस और इसकी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में अहम भूमिका ईरान को एक ज़बरदस्त लेवरेज देती है। अगर ये रास्ता रुक जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छू लेंगे और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल जाएंगी। रसिया और चाइना के साथ भी ईरान की टाइज अब बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, वेस्ट एशिया में ईरान के पास हिजबुल्लाह, हुतीज जैसे प्रॉक्सीज हैं जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हैं। अमेरिका ईरान पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के जियोग्राफिकल टेरेंस की वजह से डायरेक्ट ट्रूप सेंड करना बहुत कठिन होगा अमेरिका के लिए और रीजनल रिस्पॉन्स अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो फिर आखिर क्या करेगा अमेरिका? वही पुरानी चाल, ईरान में इंटरनल अनरेस्ट को फ्यूल करो, यूथ को प्रोटेस्ट पर लाओ और वुमेन राइट्स, इंटरनेट फ्रीडम के नाम पर पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन की कोशिश करो और फिर एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट या मॉडरेट लीडर को लाने की कोशिश करो जो इनडायरेक्टली अमेरिका के फेवर में पॉलिसीज लाए। देखिए, वेस्ट ने पहले भी ईरान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। सितंबर 2022 एक 22 साल की लड़की महसा आमिनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। पूरा ईरान सड़क पर आ जाता है, प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल जाते हैं और वेस्ट के मीडिया हाउसेज इसे प्रमोट करते हैं जैसे ईरान की सरकार गिरने वाली हो। लेकिन इसके पीछे क्या सिर्फ एक आवाज़ थी या फिर कुछ और?
मल्टीपल लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि फॉरेन फंडिंग और ऑनलाइन साइयोप्स के जरिए ईरान के इंटरनल प्रोटेस्ट को एम्पलीफाई किया गया। यानी वेस्ट ने कभी ईरान को डीस्टेबलाइज करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अमेरिका अपने मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए हमेशा ये नैरेटिव सेट करता है कि जिस देश या गवर्नमेंट के खिलाफ वो खड़ा है वो डेविल है, जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी देश या गवर्नमेंट अपने देश की नीड्स को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। अमेरिका अपने रिसोर्सेज को बहुत स्मार्टली यूज करता है। अब ये दिखाना स्टार्ट करेगा कि कैसे ईरान की गवर्नमेंट उनके लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। आज 2025 में एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान को एक बार फिर पपेट स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है?